Taliban take control of Afghanistan. The mission hasn't failed. Where do they go from here? That, the jury is still out. अफगानिस्तान, जहां 40 साल से ज्यादा अरसे तक जारी रहने वाली अंदरूनी खाना जंगी और दुनिया की दो बड़ी सुपर ताकतों की लड़ाई के बाद अब एक नया मोड़ आ चुका है। 20 साला अमेरिकी जंग इख्तिताम पजीर हो चुकी है। एक बार फिर अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत कायम हो चुकी है। ऐसे में जहां आने वाले वक्त से अमन की उम्मीद की जा रही है, वहीं इस खदशे का इजहार भी हो रहा है कि कहीं माजी की गलतियां एक बार फिर दोहराई तो नहीं जाएंगी। वो क्या वजूहात थी जिन्होंने अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम और जंग को तवालत दी, और वो क्या अवामिल थे जिन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान को जन्म दिया। कंदहार से जब ये शुरू हुए मुल्ला उमर की सरबराही में, और ये शुरू क्यों हुए, इसलिए कि मुजाहिदीन की जो हुकूमत थी, जो डॉक्टर नजीब साहब के बाद बनी मुजाहिदीन की, वो उन मुआहदों के ऊपर सही नहीं गए जो पेशावर या मक्का में किए थे। गुलबुद्दीन इख्तियार वज़ीर आज़म बनाए गए, एग्रीमेंट हो गया। जब वो आ रहा था अहमद शाह मसूद वहाँ पे उस वक़्त के हुकूमत के वज़ीर दिफा थे, उसने कहा मैं इजाज़त नहीं देता वज़ीर आज़म को, तो उनकी लड़ाई हो गई। फिर काबुल को कंडरात में बदल दिया गया। जंग सी छिड़ गई, खून खराबा हो गया, वारलॉर्डिज्म हो गई। तो उस नाचाकी में अमन व अमान तबाह हो गया, और तालिबान जो कि इन ही ग्रुप में से लोग थे और उनसे नाराज़ होकर घरों में बैठे थे, वो उठ के खड़े हो गए कि यार बहुत हो गया, अब अमन आना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा बदअमनी। मुल्ला उमर ने चंद साथियों को मिला के जमा किया और कंदहार से शुरुआत की। कंदहार टेक ओवर किया, फिर कंदहार से काबुल तक, लेकिन यहाँ पे कोई ख़ास लड़ाई नहीं हुई। पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल था जिन्होंने उस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को सरकारी तौर पर तस्लीम किया। पाकिस्तान सबसे पहला मुल्क था जिसने अफ़गान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया। उस ज़माने में एक वाहिद टीवी चैनल था, पाकिस्तान टेलीविज़न। 9 बजे का ख़बरनामा वॉज द लास्ट वर्ड, सब सुनते थे। तो जब 9 बजे की ख़बरों में लीड स्टोरी आ गई कि तालिबान की हुकूमत तस्लीम कर ली गई है, तो मुझे प्राइम मिनिस्टर का टेलीफोन आया कि ये ख़बर कहाँ से आई है आपके पास? ये जी हमें तो फ़ॉरेन ऑफिस ने दी है। अच्छा, तो मुझे तो मालूम नहीं था। मैंने कहा जी फ़ॉरेन ऑफिस से चेक करें। उन्होंने फिर गालिबन जो मेरी इतला है कि अनवर जायद साहब होते थे, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, बड़े सीनियर ऑफिशियल थे, उनको भेजा। उन्होंने चेक किया तो गालिबन फ़ॉरेन ऑफिस ने कहा कि उनको किसी इदारे ने कहा था या मशवरा दिया था। तो वो कोई बाकायदा कोई मुशावरती इजलास नहीं हुआ था या कोई कंसल्टेशन नहीं हुई थी। वो बहुत नाराज़ थे कि कैसे ये हुआ। और मेरे ख्याल में हमारा ख्याल था सम हेड्स विल रोल, लेकिन फिर कुछ लोग पीछे पड़ गए, सब पड़ गए कि नहीं है। वो कहते हैं, क्या कहते हैं चौधरी शुजा साहब जो कहते हैं, मिट्टी पाओ जी। तालिबान की हुकूमत कायम होने के बावजूद अफगानिस्तान खाना जंगी का शिकार रहा। तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के दरमियान शदीद जंग हुई, जिसके एक ऐनी शाहिद अफगानिस्तान के शहर मज़ार शरीफ में पाकिस्तान के काउंसिल जनरल अयाज वजीर भी हैं। मज़ार शरीफ उस पे नॉर्दर्न अलायंस का कब्जा था। फिर उन्होंने अब्दुल मालिक के साथ मिलकर दोस्तम को भगा दिया। अब्दुल मालिक का जब टेक ओवर कर गया, तालिबान वहाँ थे, मैं चला गया मज़ार शरीफ को एज काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान। जब मैं वहाँ पहुँचा, अब्दुल मालिक ने मुझे कहा कि देखिए तालिबान को आप समझा दें, वो उनका इरादा है, मैं समझ रहा हूँ कि वो हमसे असला ले लें। आप मेहरबानी से इनको कहें कि वो यहाँ हमसे असला लेने की गलती न करें। हमारा वो एतबार नहीं है। अल्फाज उनके ये थे कि हमने एक दूसरे की बहुत हड्डियाँ तोड़ी है, तो मैं किसी कीमत पे असला नहीं दूंगा। मैं सीधा उनसे उठ के वहाँ तालिबान के वज़ीर ख़ारजा जो उस वक़्त थे मुल्ला गौस साहब और बाकी भी लीडरान थे, तो उसने कहा कि देखे हमारे यहाँ हम इस पे बिलीव नहीं करते कि कोई ताजक है, कोई उज़्बक है, कोई पठान है। हम सब मुसलमान भाई हैं,
तो हम असला लेंगे। बाहर खुली ग्राउंड थी, उसके अंदर ये हज़ारा और ताजक जो अब्दुल मालिक के लोग थे वो असला समेत बैठे हैं। किसने क्लाशनकोफ तैयार पकड़ी है, किसने वो रॉकेट लॉन्चर कंधे पे रखी है। 3 मिनट का सफ़र था उस दफ्तर से मेरे काउंसलेट का, लेकिन वो मेरे लिए सबसे लंबा सफ़र था क्योंकि मैं उनके सामने से गुजर रहा था और वो जानते थे कि ये पाकिस्तानी काउंसल जनरल है। तो हालात टेंस थे, अब ना हो गया तो मैंने कहा अब रॉकेट आया, अब बंद फायर आ गया। बहरहाल अपने दफ्तर पहुंचा, उन्होंने हमला कर लिया अब्दुल मालिक को डिसार्म करने, तो वो तो पहले तैयार था। उन्होंने फिर शुरू कर ली तालिबान को। 2.5-3 दिन ये लड़ाई चली, कम से कम 3000 से 5000 तक तालिबान उन्होंने उसमें मार दिया। तालिबान को शिकस्त हुई, चले गए। फिर दूसरे साल तालिबान आए फुल फोर्स के साथ। फिर उन्होंने जो लोकल नॉर्दर्न अलायंस को जितना कर सके उतना उन्होंने भी अपना हाथ खुल के साफ किया उनके ऊपर। एक जानिब अफगानिस्तान में खाना जंगी जारी थी तो दूसरी जानिब उसी वक्त में अफगानिस्तान में उसामा बिन लादेन एक बार फिर वापस लौटे, जो पहले सोवियत यूनियन के खिलाफ जहाद में शामिल रहे थे। लेकिन इस बार उसामा बिन लादेन की अफगानिस्तान में मौजूदगी अमेरिका के लिए तशवीश का बाइस थी। फिर एक खबर आई कि अल-कायदा बन गया है तंजीम अफगानिस्तान बेस्ड, उसके लीडर हैं उसामा बिन लादेन। और एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि वो पाकिस्तान बॉर्डर के करीब एक शहर है अफ़गानिस्तान का खोस्त, वहाँ उनकी एक मीटिंग कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो अमेरिका ने 20 अगस्त 1998 को हमला किया मिसाइल्स के साथ। पाकिस्तान को हमले से 2 घंटे पहले इन्फॉर्म किया। उनका टॉप जनरल आया जो उनका वाइस चेयरमैन था जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का, उसने जनरल जहांगीर करामत से बताया कि आप मिसाइल्स आपके एयर स्पेस में आएंगे, आप फिक्र ना करें, ये कोई जंग नहीं हो रही, हिंदुस्तान का हमला नहीं है, ये अमेरिकन मिसाइल्स हैं और ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ है। तो मैं वज़ीर इत्तलात था, मुझे पूछा कि ये तो बड़ा हमला हुआ है, क्या हुआ है? और ज़्यादा मिसाइल ज़ाया हुए थे, 15-20 लोग मरे भी थे। तो मैंने कहा ये मोनिका मिसाइल है लेकिन वो उसामा बिन लादेन को टिप ऑफ हो गया था पहले, वो उस हमले से 4-5 घंटे पहले वहाँ से निकल गया था, तो हमला अमेरिका का ज़ाया गया। उन्होंने अफ़गानिस्तान में जो मिडल ईस्ट से जितने भी लोग बुलाए थे या जिनको लाया गया था, वो उनका बुनियादी मकसद ये था कि वो अफ़गानिस्तान को एक ऐसा ट्रेनिंग कैंप के तौर पर इस्तेमाल करे थे जिसमें लोगों ने तरबियत हासिल करके फ़लस्तीन में जाकर जहाद करना था। ये उनका बुनियादी मकसद था। अमेरिका के सदर बिल क्लिंटन ने उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से भी अपने खदशात का इजहार किया और साबिक वज़ीर इत्तलात मुशाहिद हुसैन के मुताबिक पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शराकत की बुनियाद उसी मुलाकात में पड़ी। तो बाद में जब हम गए थे वाशिंगटन DC, मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ गया था, प्रेसिडेंट क्लिंटन ने खाना भी किया। ये मैंने नोटिस किया कि लंच से पहले उनका लंच करते हैं तो क्लिंटन ने कहा ये अमेरिका तरीका होता है ख़ास, मियाँ साहब कहा कि लेट्स गो फॉर अ वॉक, कमरे से बाहर चलते हैं, हम ज़रा गपशप मारते हैं बाहर। तो असल बात वहाँ हुई, उन्होंने कहा कि हमें ख़तरा है दहशतगर्दी का और उसामा बिन लादेन है और हम चाहते हैं कि आप ताउन करें और हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ उसके ऑपरेशन करना चाहते हैं। तो ये पहली दफ़ा एट द हाईएस्ट लेवल पाकिस्तान अमेरिकन ताल्लुकात के हवाले से ये जो हम बात करते हैं ना अल-कायदा की, ये दहशतगर्दी, ये इशू फर्स्ट टाइम उसमें आ गया था रेडार में। हामिद मीर का शुमार दुनिया के उन चंद सहाफ़ियों में होता है जिन्होंने उसामा बिन लादेन से कई बार इंटरव्यू किया। उसामा बिन लादेन से टेलीफोन या मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट या सेटेलाइट फ़ोन के ज़रिए रब्ता करना नामुमकिन था, उनका ह्यूमन कोरियर होता था। बहरहाल मैंने किसी ना किसी तरीके से मैसेज भिजवाया कि जी मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन मुश्किल था। तो इस दौरान में फिर उनका मैसेज आ गया जी आप कंधार आ जाए, तो मैं कंधार चला गया। वहाँ पर फिर मेरा उनसे दूसरा इंटरव्यू हुआ। अगेन मैंने उनके साथ एक रात स्पेंड की और उसमें बहुत लंबी चौड़ी बहस हुई, जिसमें मेरा सवाल बड़ा सादा था कि आप कैसे
जस्टिफाई करेंगे इस्लामी तालीमात की रोशनी में जो बेगुनाह गैर मुस्लिम हैं आप उनको कैसे कत्ल कर सकते हैं। तो वो अपना मौक़िफ़ साबित करने की कोशिश कर रहे थे, मैं उनको काउंटर क्वेश्चंस कर रहा था। तो वो बहुत लंबा चौड़ा इंटरव्यू हो गया। उसमें यह भी तय हुआ कि मैं किताब लिखूँगा। खैर वो इंटरव्यू ख़त्म हुआ, मैं वापस आया, इंटरव्यू छप गया। थोड़े दिनों बाद कीनिया और तंजानिया में धमाके हो गए और उसके बाद मुझे तो यकीन हो गया कि ये इन्होंने करवाए। उस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत इस कोशिश में मसरूफ थी कि किसी तरीके से अफगानिस्तान में खाना जंगी को रोका जाए, और इस कोशिश में पाकिस्तान ने तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के दरमियान मुसाहलत के लिए शटल डिप्लोमेसी का भी आगाज किया, जिसमें एक लम्हा ऐसा भी आया जब ये उम्मीद पैदा हुई कि दोनों फरीकैन के दरमियान कोई मुआहिदा तय पा जाएगा। उस्ताद रब्बानी जो अफगानिस्तान का उस वक्त तक सदर माना जाता था, उसने हमारे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ से रिक्वेस्ट की थी कि आप एक टीम भिजवा दें कि वो शुमाली इत्तेहाद और तालिबान के दरमियान बातचीत कर ले, किसी तरह उनको राज़ी करके कि एक मेज़ पे हम बैठ जाएं, इस मसले का कोई हल निकालें। तो नवाज शरीफ ने ये टीम बनाई। फिर हम वो जहाज़ लेके कभी कंदहार जाते मुल्ला उमर साहब से मुलाकात, कभी मज़ार शरीफ जाते, अब्दुल मालिक और खलीली या यूनुस कानूनी वगैरह इन लोगों से बात करते थे। फिर जब वहाँ से उस्ताद रब्बानी ताजिकिस्तान गए, सदर तो तस्लीम करते थे UN वाले। फिर हम कई मरतबा दोशंबे गए वहाँ मिलने। तो हमने 3 साल कोशिश की कि उसको किसी तरह करीब ले आए कि वो जगह बैठ जाए। तो दोशंबे में हमारी कोशिश थी कि किसी तरह अहमद शाह मसूद का इलाका रह गया था पंजशीर, बाकी तालिबान ने ले लिया, कि किसी तरह अहमद शाह मसूद और मुल्ला उमर साहब की इनका पेचअप हो जाए। उसने कहा अच्छा ठीक है, अहमद शाह साहब बिल्कुल तस्लीम हो जाएगा, लेकिन पंजशीर का कंट्रोल उसके साथ हो, वो चलाए, बाकी जो तालिबान हुक्म दे, ही विल बी ए पार्ट ऑफ तालिबान। तो हमने कहा फिर मुलाकात इनकी होनी ज़रूरी है। तो उधर से जहाज़ पकड़ा, अपना जहाज़ था हमारे साथ, सीधे हम कंदहार गए, मुल्ला उमर साहब से मुलाकात। उसको ये बात की, आखिर में मुल्ला उमर ने लंबी 3 घंटे की मुलाकात, लंबी बहस के बाद उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं टीम भिजवा देता। और तब इधर बदकिस्मती से नवाज शरीफ को मुशर्रफ साहब ने निकाल दिया। तो जब मुशर्रफ साहब आ गए तो शटल डिप्लोमेसी ख़त्म हो गई। अगर थोड़ी देर मिल जाती हमें, ये एक मुलाकात हम करवा देते, तो शायद अफगानिस्तान के जंग का नक्शा कंप्लीट बदल चुका होता। उस वक्त में पाकिस्तान पर तालिबान की हिमायत का इल्जाम भी लगना शुरू हुआ, लेकिन हामिद मीर के मुताबिक तालिबान ने कई अहम मौके पर पाकिस्तान की तजावीज़ को मानने से इनकार किया। कोशिश की पाकिस्तान की रियासत ने कि तालिबान जो हैं उनको कन्विंस किया जाए कि आप जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसके साथ चलें। और 2 इश्यूज़ पे तालिबान की पहली गवर्नमेंट जो है उसने पाकिस्तान की बात नहीं मानी। एक जो बामियान में बुद्धा के मुजस्मे थे, उनको जब उन्होंने डिस्ट्रॉय करने का फ़ैसला किया, पाकिस्तान ने कहा मत करें, उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। दूसरा इशू था उसामा बिन लादेन की हवालगी। पाकिस्तान ये कह रहा था कि आप चलें अमेरिका के हवाले ना करें उसामा बिन लादेन को, आप सऊदी अरब के हवाले कर दें। तालिबान इस पे भी तैयार नहीं थे। और उसके बाद जब 9/11 हो गया तो अब उसके बाद एक ग्रुप था तालिबान में जिसका एक ख्याल था कि ये गलत किया अलकायदा वालों ने, और इन्होंने हमारे लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर दी। पाकिस्तान की तरफ ये कोशिश ये थी कि किसी तरह से जंग को टाला जा सके और कोई और तरीका इख्तियार किया जा सके जहाँ पे उसामा बिन लादेन को मतलब अमेरिका के हवाले कर दिया जाए
और उस तरह से वो जंग से बचा जा सके। लेकिन और भी बहुत सारे महरक़ात थे जिसकी वजह से ये हो नहीं सका। उसमें एक ये भी थी कि मुल्ला उमर इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि उसामा बिन लादेन को अमेरिका के हवाले करें, और तो उसकी वजह से फिर वो अमेरिका को एक जवाब मिल गया। लेकिन उस वक्त जब जंग शुरू हुई थी, या जंग शुरू होने से कुछ पहले भी पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया था अमेरिका को कि देखिए, अगर आप जंग करने ही जा रहे हैं तो वो बहुत छोटे वक्त के लिए होनी चाहिए, बहुत अरसे तक जंग नहीं होनी चाहिए। और फिर उसके साथ एक और बात भी जो की थी शुरू से कि आप उनको भी शामिल करें जो आगे चल के हुकूमत आती है या कोई तब्दीली आती है, जिसको रिकंसाइलेबल तालिबान कहते हैं। वो तालिबान का हिस्सा, वो रहनुमा तालिबान के जो इस बात के लिए तैयार थे कि ठीक है, ये जो कुछ होना था वो हो रहा है, लेकिन वो शायद उनको अगर शामिल किया जाता तो सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ होती। Taliban regime is coming to an end. Taliban take control of Afghanistan. The mission hasn't failed. Where do they go from here? That, the jury is still out. Taliban regime is coming to an end. Taliban take control of Afghanistan. The mission hasn't failed. Where do they go from here? That, the jury is still out. नाइन 11 हो गया, और 9/11 की जो प्लानिंग है इस हमले की, ये 1999 में शुरू हुई थी, और जो ओरिजिनल प्लान था वो बहुत ही खौफनाक था। तो फिर इन्होंने उस प्लान को थोड़ा मिनिमाइज़ किया और वो फिर 3-4 जहाज़ों पे आ गए। तो जो ओरिजिनल प्लान था 9/11 का, वो ये था 10 जहाज़ अगवा करके और मुख्तलिफ़ जगहों पे उनको टकराया जाए, लेकिन वो फिर उसको उसामा बिन लादेन ने 4 पे कर दिया। 9/11 वाले दिन मैं अपने दफ्तर में काम कर रहा था, शाम का वक्त था, और मैं अखबार का एडिटर था। तो मुझे बताया किसी ने जी कि काबुल से कोई बंदा आपको मिलने आया है। तो मैंने कहा कौन है? रिसेप्शन से कहा बताएं, पूछे कौन है। तो उसने कहा जी वो नाम नहीं बता रहा, वो कह रहा है मेरी उनसे बात करा दी। तो उसने मुझे बात की, उसने कहा कि मुझे शेख ने आपके लिए कोई पैगाम दिया। मैं समझ गया, मैंने उसको बुला लिया, वो ऊपर आ गया। उसने मुझे कहा कि ये आपके दफ्तर में जो टीवी लगा हुआ है इस पर CNN आता है? मैं कहा हाँ आता है। उसने कहा ज़रा CNN लगा दो। CNN लगा दिया। उसके बाद उसने कहा कि मैं थोड़ा इंतज़ार करना चाहता हूँ, आप अपना काम वाम करें। मैं अपने काम में मसरूफ़ हो गया। थोड़ी देर बाद उस बंदे ने शोर डाल दिया। मैंने कहा क्या हुआ? तो पता चला जी कि वो उधर अमेरिका में कुछ जहाज़ जो है वो टकरा गया किसी बिल्डिंग से। और मैंने कहा ये वैसे ही एक एक्सीडेंट हो गया। तो उसका एक्सप्रेशन था जो उससे लग रहा था कि इसको कुछ पता है। तो मैंने कहा तुम किस लिए आए हो मेरे पास, तुम टाइम क्यों गेन कर रहे हो? उसने कहा एक और होना है अभी। थोड़ी देर बाद एक और हो गया और दुनिया में शोर पड़ गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये क्या हुआ है, और ये बंदा ओरिजिनल था, उसको मैं कंधार में मिला था उसके साथ। तो उसने मुझे एक स्टेटमेंट दी, अरबी में लिखी हुई थी, छोटी सी स्टेटमेंट थी कि ये जो कुछ भी अमेरिका में हुआ है इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, लेकिन ये जिन्होंने ये किया है मैं इनकी तारीफ़ करता हूँ। ये उसामा बिन लादेन की स्टेटमेंट थी। अब मसला ये दरपेश था कि पूरी दुनिया कह रही है कि ये अलकायदा ने किया है, और पाकिस्तान में बहुत से लोग कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, नहीं ये तो यहूदियों की साजिश है। अब मैं जो है वो इसको कैसे झुटलाता? मेरे तो आंखों के सामने हुआ था, लेकिन हालात ऐसे थे कि आप उस वक्त सारी बात बता नहीं सकते थे। परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, लेकिन मैंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नहीं, ये इन्होंने करवाया। जब 9/11 हुआ है तो पाकिस्तान का इत्तेफाक से एक हाई लेवल वफ्द
लेड बाय DGISI जनरल महमूद उधर मौजूद था। और जिस दिन वो हमला हुआ 9/11 का, सबसे पहला मुल्क वो हिंदुस्तान था जिन्होंने ऑफर किया अमेरिका को, आपको अड्डे देंगे, आपको ओवरफ्लाइट्स देंगे, आपको फैसिलिटेट करेंगे, आपको इंटेलिजेंस करेंगे। हिंदुस्तान ने देखा कि ये एक मौका है, एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी कि हम अमेरिका से मिलके पाकिस्तान को हम रगड़ा देते हैं। पाकिस्तान न्यूक्लियर ताकत भी बन गया है। तो अगर हम उस वक़्त अमेरिका के साथ ताउन ना करते तो हमने तनहा रह जाना था और हमें भी मारना था। लेकिन जिस तरीके से हमने अनो मन उनकी हर चीज़ मान ली, वो मेरे ख्याल में ठीक नहीं था। सो वो वन साइडेड था और उसके नतायज ये हुए ख़तरनाक कि जो हमारा एक एरिया जो सेटल था फाटा का, वो अनसेटल हो गया। तो एक अमेरिका की जंग शुरू हुई अफ़गानिस्तान में, हमारी अपनी जंग शुरू होगी अपने मुल्क के अंदर। जब 9/11 का हमला हुआ था दहशतगर्दी का वहाँ पे, तो उसके फ़ौरन बाद जो है अमेरिका ने फैसला कर लिया था कि वह अफ़गानिस्तान में हमला करेगा। उसकी बुनियादी वजह जो बताई गई थी कि उसामा बिन लादेन उस वक्त वहाँ अफ़गानिस्तान में मौजूद थे। तो एक लिहाज से जो पूरा एक गुस्सा जो था, उसके तहत इन्होंने ये फ़ैसला किया था कि वहाँ पे वो जाके उसामा बिन लादेन का कलाकमा कर देंगे। तो उस वक्त जब ये फ़ैसला किया था, तो उस वक्त सिर्फ एक थी उनके नज़दीक, वो थी इंतकाम, और उसके तहत ही वो जंग में गए थे। लैरी किंग जो है उस वक्त CNN पे शो करते थे, उन्होंने मुझे अपने एक शो में लिया, तो बातचीत हो रही थी। तो उन्होंने ना जो मेरा पिछला इंटरव्यू था 98 वाला, उसको डिस्कस करना शुरू किया और कहा कि वो जो तुम्हें आर्गूमेंट्स दे रहा था उसामा बिन लादेन, वो कन्विंसिंग थे। मैंने कहा नहीं, कन्विंसिंग नहीं थे। ये शो था जो इसको इन्होंने या तो मॉनिटर किया अलकायदा ने, या उन्होंने देखा। इसकी बुनियाद पर दे कॉन्टेक्टेड मी अगेन और उन्होंने कहा जी कि अब आप आए, हम आपको कन्विंस करते हैं। तो दैट्स हाउ फिर तीसरा इंटरव्यू हुआ। पहले हम जलालाबाद गए, जलालाबाद से हम काबुल गए। वो 2 दिन तक मुझे घुमाते रहे, मुख्तलिफ अपने जो हाइड आउट्स हैं वो चेंज करते रहे, और तो मुझे ये लगा कि ये शायद मुमकिन नहीं होगा। और उसामा बिन लादेन से इंटरव्यू से एक रात पहले मैं जिस जगह पे रात को मौजूद था, जिस बिल्डिंग में, उसके इर्द गिर्द इतनी बमबारी हुई कि मुझे यकीन होगा कि मैंने ज़िंदा वापस नहीं जा सकता। लेकिन फिर सुबह हो गई। सुबह हुई तो मुझे फिर वो ले गए इलाके में। वहाँ पर वज़ीर अकबर ख़ान का इलाका था वो, काबुल में। वहाँ पे मेरा उसामा बिन लादेन से इंटरव्यू हुआ। तो इंटरव्यू से पहले वहाँ पे अमन ज़वारी भी मौजूद थे, और इंटरव्यू के बाद जो गुफ्तगू हुई तो उसमें मुझे ये लगा कि ये इनका मंसूबा ये है कि ये बाय डिज़ाइन अमेरिका को अफ़गानिस्तान में लाना चाहते हैं, और इनका मंसूबा कामयाब हो चुका है। लेकिन लग ये रहा था कि ये तो सारे ऑन द रन है, तो भाग रहे हैं सारे। लेकिन उसामा बिन लादेन जो है, उसका एक ख्याल था कि नहीं, ये अल्टीमेटली अमेरिका जो है वो फंस जाएगा अफ़गानिस्तान में। तो उसामा बिन लादेन जो है वो काबुल में मौजूद था, अमेरिका का हमला शुरू हो चुका था। और उसामा बिन लादेन से इंटरव्यू के दौरान मैंने ये सवाल पूछा कि मैंने कहा कि 1998 में जब आपने मुझे इंटरव्यू दिया था तो आप ये कह रहे थे कि हर अमरीकी जो है वो उसको कत्ल करना जायज़ है। अब तो न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में अमरीकी जो हैं वो सड़कों पे निकल के मुजाहरे कर रहे हैं कि ये अमेरिका अफ़गानिस्तान में जो बमबारी कर रहा है गलत कर रहा है। अब बताओ अमरीकियों के बारे में क्या कहते हो? तो उसामा बिन लादेन के मौक़िफ़ में एक बहुत बड़ी चेंज थी कि सब अमरीकी बुरे नहीं हैं। फिर मैंने कहा कि इसका कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन है? तो उसने कहा कि ये तो अब अमरीकियों से पूछें। और फिर इस दौरान में कोई बंदा आया, उसने उसके कान में कुछ कहा, तो उसने कहा फटाफट इंटरव्यू ख़त्म करो, निकलो यहाँ से। और निकलते निकलते जो है ना, उसने मुझे ये कहा कि ये एक दिन अमेरिका इधर से शिकस्त खा के निकलेगा, ज़लीलो ख्वार होगा, ये होगा वो होगा। और मैं भी भाग गया वहाँ से, वो भी भाग गए। कारज़ई उस वक्त जो बाद में सदर बन गए थे, उनको CIA ने वहाँ पे अफ़गानिस्तान भेजा था ताकि वो मोबिलाइज़ कर सकें वहाँ पश्तून आबादी को। उनके एक हैसियत थी, दुरानी और पोपलजई कबीले से उनका ताल्लुक़ था और उनका असर नफूज़ उनकी फैमिली का था।
लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे खुफिया तरीके से, तो उसके बाद जो है जब काबुल से तालिबान निकल गए तो कंधार में अब रह गए थे, कंधार में मौजूद थे कारज़ई साहब। वहाँ पे बहुत सारे तालिबान रहनुमा थे, उन्होंने उनको अप्रोच किया। उनमें से काफ़ी बड़ी तादाद जो थी उनकी थी, जो कि मिनिस्टर्स थे और अपने तालिबान के ज़माने में उनका वो तैयार थे कि एक डील के ज़रिए वो जो है वो हथियार डाल देंगे, और उसके बाद ये भी था कि उसके बाद मुल्ला उमर को इजाज़त होगी कि वो रह सके वहाँ पे। लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग जो है जब हथियार डाल भी दिए तो जब ये बातचीत चल रही थी तो फिर अमेरिका की तरफ से मदाखलत होती है और उनको कारज़ई साहब को वार्निंग दी जाती कि इस किस्म की कोई बात नहीं होगी। बल्कि उस वक्त जो वज़ीर दफ़ा थे अमेरिका के डोनाल्ड रम्सफील्ड, उनका एक जुमला था कि वी विल नॉट लीव एनी तालिबान, दे आर ऑल टेररिस्ट, मुल्ला उमर टू लिव इन डिग्निटी, ये थी। उसके बाद वो ख़त्म हो गई चीज़ें। लेकिन उसके बाद भी हुआ ये कि बहुत सारे तालिबान जो थे, जो रहनुमा थे, वो जाके अपने अपने इलाक़ों में चले गए, रहना चाहते थे वो। लेकिन उनमें से फिर जो इंतकामी कार्रवाई शुरू हुई जो काबुल और वॉरलॉर्ड्स ने, उसमें बहुत सारे लोगों को उन्होंने पकड़ा और गुआंटानामो में भेज दिया। $2.2 ट्रिलियन अमेरिका ने ज़ाया किए हर महीने 20 साल से। बॉम्ब्स भी इस्तेमाल हुआ। मेरा अपना व्यू ये है कि लगता है जो अभी तक जिस तरीके से इक़दामात हुए हैं, जिस तरीके से बयानात आए हैं, शायद अफ़गान तालिबान ने कुछ सबक सीखे हैं। बॉन में जो है कॉन्फ्रेंस हुई थी ताकि कोई इंटरिम गवर्नमेंट वहाँ बन सके। उसमें वो तमाम तंजीमों को बुलाया गया था जो कहा जाता है एंटी तालिबान ग्रुप। उस वक्त भी पाकिस्तान की पोजीशन यही थी कि जो है उसमें उन लोगों को बुलाया जाए, तालिबान के उस हिस्से को जो कि रिकन्साइल करने के लिए तैयार हैं और उसमें उनको मेन स्ट्रीम उसमें आने के लिए भी तैयार है। लेकिन अमेरिका की तरफ से उससे साफ इनकार कर दिया गया कि वो नहीं हो सकता है। जब ये बन गया उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन कारज़ई साहब वहाँ सदर बना दिए गए। उसके चंद सालों बाद जबकि इंसर्जेंसी बढ़नी शुरू हुई अफ़गानिस्तान में, तो लख्दर इब्राहिमी साहब का एक मशहूर जुमला था, किसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा था ओरिजिनल सिन के नाम से, कि वो हमारी जो बुनियादी गलती थी बॉन एग्रीमेंट, बॉन कॉन्फ्रेंस में, वो ये थी कि हमने रिकन्साइलेबल तालिबान को शामिल नहीं किया, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा तबका अफ़गानिस्तान में आपने उसको उस जो भी तब्दीली आई थी उससे महरूम कर दिया। मेरा ख्याल ये है कि फिर जो भी तब्दीली वहाँ पे अफ़गानिस्तान में लाई गई उस हमले के बाद, तो उसमें उन लोगों का बरतरफदार आ गए जो किसी ज़माने में बदनाम तरीन जो मुजाहिदीन लीडर्स थे और जिनके वॉरलॉर्ड्स थे और जिनकी वजह से, जिनकी खाना जंगी की वजह से, जिनकी कार्रवाइयों की वजह से वहाँ तालिबान का उरूज हुआ था 90s में, वो सब के सब दोबारा वहाँ पे लेके आ गए और उन्होंने फिर अपनी इंतकामी कार्रवाई करना शुरू किया। लोगों को वहाँ पे जो है वो जब भी कोई वॉरलॉर्ड बताता था अमेरिकन को यहाँ तालिबान है, तो जाके बेदरी की बमबारी शुरू हो जाती थी वहाँ पे, जिसमें अक्सर जो है जो शहरी जो है वो मारे जाते थे। तो फिर वो सूरत हाल तकरीबन 2003 वाला सूरत हाल जो बनी कि वही 1990s की सिचुएशन दोबारा उभरनी शुरू हुई अफ़गानिस्तान में। और जो मैं बता रहा था तालिबान कमांडर, उसने कहा फिर लोगों ने हमें पनाह भी देनी शुरू की। 2004 में अगर आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट बुश और जनरल मुशर्रफ जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जहाँ पे उन्होंने ऐलान किया कि तालिबान और अलकायदा हिस्ट्री हो गए हैं, फ़तह, उन्होंने एक लिहाज से फ़तह का ऐलान अमेरिका ने कर दिया। मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर को 2010 में कराची से गिरफ़्तार हो गए। उस वक़्त जंग बहुत शदीद थी, उस वक़्त ये पॉलिटिकल ऑप्शन भी जहन में नहीं था। मुल्ला बिरादर के अलावा तकरीबन 50 तक जो टॉप लीडर्स थे वो तमाम जेलों में थे। फिर 2013 में उनकी रिहाई शुरू हो गई थी। कारज़ई साहब की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि उनकी दूसरी हुकूमत के टाइम पूरा होने से, जो सितंबर में 2014 में मुकम्मल हुई थी, कि किसी न किसी तरीके से इनका तालिबान से कोई रब्ता हो जाए कि हुकूमत छोड़ते लोगों को बताएं कि मैंने ये किया। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत वहाँ मौजूद थी
न सिर्फ अमेरिका बल्कि नेटो की फोर्सेस भी वहाँ पे मौजूद थी। तो इससे बड़ी ताकत दुनिया में हो नहीं सकती है। और अगर देखा जाए तो 2009 में जबकि और ज़्यादा वहाँ पे फ़ौजें ज़्यादा बढ़ाई गई ओबामा के ज़माने में, तो उस वक्त जो है तकरीबन 2 लाख के करीब फ़ौजें मौजूद थी। तो अगर ये कहा जाए कि 2 लाख फ़ौजें जो हैं सिर्फ इस वजह से वो हो रही थी, यानी इंसर्जेंसी को काबू नहीं कर सके कि पाकिस्तान में थी, ये बात हकीकत नहीं है, क्योंकि लड़ाई तो वहाँ पे हो रही थी अफ़गानिस्तान में। जो भी जंग हो, लड़ाई हो, तो एक मरहला तो आएगा कि लोग बैठ जाएं। तो तालिबान में भी ये सोच थी, इसलिए मुल्ला उमर के जब वो ज़िंदा थे तो जो दफ्तर के हवाले से मुज़ाकरात शुरू हुए। मुल्ला उमर की ये तजवीज़ थी जो मैंने तालिबान से सुना है कि दूर हो इस खित्ते से और उस पर कोई ज़्यादा असर किसी का ना हो, कि मुदाखलत नहीं ना करे। तो बहरहाल फिर कतर पे इत्तेफाक हुआ और सिलसिला फिर 2013 में जब दफ्तर बंद हुआ तो उससे पहले भी तालिबान के राब्ते होते थे यूरोपियन ममालिक से, जर्मनी से, उसके ज़रिए बिलवास्ता अमरीका से भी राब्ते होते थे। 2014 में सदर ओबामा ने ज़्यादा फ़ौजियों को निकाल लिया था। जब उसामा बिन लादेन का वाक़या हुआ तो फिर उनके लिए वो जवाज़ कम ही होता गया, ऑप्शन कम होते रहे कि अफ़गानिस्तान में रहने की, और जंग भी बड़ी शदीद थी। 2018 जुलाई में एलिस वेल्स के साथ, जो डिप्टी नायब वज़ीर ख़ारिजा थी अमेरिका की, लेकिन वो मुलाकात बड़ी तल्ख़ रही। एक मुज़ाकराती टीम के मेंबर ने मुझे बताया, क्योंकि एलिस वेल्स ने धमकियाँ दी तालिबान को कि अगर आप अब वो नहीं करेंगे तो हम आपको ख़त्म कर देंगे। तो बहरहाल वो मुलाकात तल्ख़ थी, लेकिन जब सितंबर 2018 में सदर ट्रंप ने बाज़ाब्ता वो एक ख़ुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर किया ज़ल्मी खलीलज़ाद को, तो फिर अक्टूबर में मुज़ाकरात बड़े मुनज़्ज़म तरीके से हुई। फैसला तालिबान का अपना था और हाँ, सहूलतकारी तो पाकिस्तान ने की है और अमरीकियों को भी ये पता है। अमेरिका के लिए मजबूरी थी, अमेरिका ने तो जाना था, क्योंकि पाकिस्तान तालिबान को तो कंट्रोल नहीं करता कि उसको मजबूर करे कि आपने ये करना है, ये नहीं करना। 15 अगस्त को जिस दिन काबुल में तालिबान ने कब्ज़ा किया, तो उस दिन मैं ये सोच रहा था कि 2001 में जो ओसामा बिन लादेन ने कहा था वो सही साबित हो गया। मुल्ला उमर की शख्सियत अब नहीं है, उसी तरह सिलसिला नहीं होगा जिस तरह के पहले हुआ करता। मजबूरी भी तालिबान की है, रिकग्निशन का मसला भी होगा, दुनिया के साथ चलने का मसला भी होगा। अफगान भी तब्दील हुए हैं ना 20 साल में, जैसा भी है मीडिया वहाँ आज़ाद है, फिर वहाँ पे आईन बना है, जैसा भी है दस्तूर है, वहाँ पे इलेक्शन होते रहे हैं, जैसे भी तरह के इलेक्शन होते रहे। तालिबान को भी एहसास होगा कि वो वाला अफगानिस्तान नहीं है 90 की दहाई वाला। हमें ये नोट करना चाहिए कि सोवियत यूनियन की शिकस्त 10 साल में हो गई थी, 1979, 1989। अमेरिका की जो शिकस्त है उसको 20 साल लगे हैं, 2001, 2021। Taliban regime is coming to an end. Taliban take control of Afghanistan. The mission hasn't failed. Where do they go from here? That, the jury is still out.